और उस दिन मैंने सबसे कहा कि अमिताभ बच्चन जी अमिताभ बच्चन क्यों हैं, ये मैं समझ गई। क्योंकि किसी के बारे में कॉपी करना आसान है, किसी के बारे में कमेंट करना आसान है। वो एक व्यक्ति जो महानायक बना, आज वो हमारे मिलियन उसमें आते हैं, और मुझे आज अफसोस होता है कि उस ज़माने में, उस टाइम में मैं इतनी छोटी थी, अक्ल नहीं थी। मैंने जो फिल्म के शॉट है वो फ़ोटो मुझे फैंस लोग भेजते हैं, मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ कोई फ़ोटो नहीं शेयर किया। उसका जो हम लोग को वो मिला था यादगार शील्ड, वो शील्ड लेने भी मैं नहीं गई। सबके पास है, मेरे पास नहीं है। तो अब मैं कभी कभी अपने बच्चों से कहती हूँ कि मुझे मौका मिल जाएगा ना, मैं अब चाहती हूँ कि बच्चन साहब जी के साथ में एक फ़ोटो खिंचाना चाहती हूँ, उनसे मिलना। तो जैसे हमने आपकी मूवीज़ की बात की, आपने मैं आज़ाद हूँ इसमें काम किया, इसके अलावा आपने सुई धागा है, स्पेशल 26 है, इन मूवीज़ में भी आपने काम किया हुआ। लेकिन जब हम टीवी इंडस्ट्री का रुख करते हैं, टीवी इंडस्ट्री में आपको जो पहचान मिली वो इस प्यार को क्या नाम दूँ कि बुआ जी से मिली। तो जब आपको ये रोल ऑफ़र हुआ कि हाँ आपको बुआ जी का रोल है, ये इस सीरियल में ये रोल आपको प्ले करना है, तो क्या उस वक्त आपकी रिएक्शंस थे और किस तरह आपने उस रोल के लिए अपने आप को आपने प्रिपेयर किया था? मिताली, वो पहली घटना नहीं थी जी। हर आर्टिस्ट की लाइफ में एक मोमेंट होता है, तो उस समय वो हिट हो जाता है, जिसको हम कमर्शियल लैंग्वेज में कहते हैं कि वो एक काम जो है वो सराहा जाता है, लोग उसको पहचान बनाते हैं। बट कोई भी कलाकार काम तो बहुत पहले से कर रहा होता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि उसके पहले जो मैंने काम किए क्या वो अच्छे नहीं थे, या मैंने अच्छा नहीं किया था, या लोगों को अच्छा नहीं लगा था। लेकिन हाँ, टीवी में वक्त बदल रहा था। पहले दूरदर्शन, फिर दूरदर्शन के बाद प्राइवेट चैनल्स, फिर प्राइवेट चैनल्स में ग्लोबलाइज जो चीज़ों को किया गया, सिनेमा आ गया, प्रमोशन के लिए वहाँ आपके शोज़ आ गए, तो उन सब से वो बड़ा हो गया, राइट। और इस प्यार को क्या नाम दूँ है उस दौर का शो था जी, जब वो एक बड़ा कैनवास, बड़े आर्टिस्ट, बड़ा शूटिंग का, मतलब मुझे याद है दूरदर्शन के समय जब हम शूट करते थे तो एक मास्टर शॉट होता था और फिर क्लोज कट 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 क्लोज होते थे। मैक्सिमम ज़्यादा कुछ हुआ तो 2 शॉट, बस सीन खत्म। तो थिएटर की तरह सीन होता था। फिर जब प्राइवेट चैनल आए तो थोड़े ट्रॉली लगने लगी, क्रेन लगने लगा, वो सब यूज़ होने लगा सारा। उससे हम आगे आए तो जो सिनेमा की मेकिंग है वो पूरी की पूरी सीरियल में आ गई है। अब हम गाने करते हैं तो 3-3, 4-4 दिन गाने शूट होते हैं। शादियाँ होती तो 15-15 दिन इतना लेविश शूट होता है पूरा। हम फिल्म के आर्टिस्ट भी आके उसमें इंटरेक्ट करते हैं, तो बड़ा कर दिया पूरा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस प्यार को क्या नाम दूँ से मुझे वो पहचान मिली कि बड़े लेवल पे जो ऑडियंस, जो नई ऑडियंस थी, उन्होंने मुझे लाइक किया। और जब मुझे रोल मिला तो इसलिए मैंने वो बात को काटा कि इसके पहले भी कई बार रोल मिले और मैंने बहुत अपने आप को एक्साइटेड महसूस किया जी। लेकिन इस बार ये हुआ थोड़ा कि वो जो आपने पहला सवाल किया था कि आपका जन्म कहाँ हुआ जी। मेरा जन्म कानपुर में हुआ और हमारे घर में माहौल भी थोड़ा था, बहुत लोग ये लैंग्वेज बोलते थे यूपी वाली, और पूरा एक कल्चर था, एक सोसाइटी का पूरा एक आईना था जो मुझे बहुत अंदर से पता था। तो जब ये रोल मुझे मिला तो मुझे ये आज़ादी दी गई कि इससे संबंधित इस कैरेक्टर को जीने के लिए आपको जो कुछ भी इम्प्रोवाइज़ करना है, जो कुछ भी मसाला डालना है, आप डालिए। ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट डे जो हमारा गाना शूट हुआ, पहले दिन मेरा गाना ही शूट हुआ जो शो की शुरुआत है जी। तो उस दिन मेरा तकिया कलाम तय हुआ। तकिया कलाम मुझे पता ही नहीं था। हाय रे नंद किशोर जब तय हुआ, मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ मेरे इमोशनल तकिया कलाम हो गया, क्योंकि मेरे फादर का नेम था हाय नंद किशोर। और पूरी ज़िंदगी सुना था कि आपकी बेटियां हैं, कभी आपका नाम रोशन नहीं होगा। तो मुझे फ़र्स्ट टाइम लगा कि ये मौका है, ये मुझे मिला है। अब मैं ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरी दुनिया हाय रे नंद किशोर कर रही। मैंने अपने फादर को रिबर्ट भी किया कि पापा, ऊपर वाले ने करवाया, इनोसेंटली किया, जानबूझ के नहीं किया, लेकिन आज आपका नाम पूरी दुनिया ले रही है और मैं ये सम्मान आपको देना चाहती हूँ। ये हुआ है, ये घटना हुई है, ऐसे ही नहीं हुई है। तो हाय रे नंद किशोर ऐसा हो गया, मधुमती बुआ नाम था, लेकिन मधुमती बुआ पीछे रह गई।
हायरे नंदकिशोर आगे निकल आगे गया। निकल मैं गए। कहीं भी जाती थी, लोग आज भी उस शो को पूरी दुनिया से एक तो चूँकि ये ऐप हो गया, स्मार्ट टीवी आ गया, तो इसकी वजह से सारे शो, पहले एक फ़र्क था सिनेमा में और सीरियल में, फ़र्क था। जी सिनेमा लॉन्ग टर्म होता था, सीरियल्स ख़त्म हो जाते थे, जी तो ये कहा जाता था कि आपको भूल जाएंगे। लेकिन जब ये ऐप आया, स्मार्ट टीवी हो गया, वैसे ही हम लोग भी हमेशा के लिए ज़िंदा हो गए, क्योंकि अब शो चलता ही रहता है, चलते ही रहता है, और वो टीआरपी भी काउंट करती है, जी वो डब होते हैं दूसरी भाषाओं में। तो अब कह सकते हैं कि सिनेमा तो नहीं टाइटल दे सकते, सिनेमा के समकक्ष आ गया ना। अब हम उन शो में भी लंबे समय तक ज़िंदा हैं, लोग जो नई 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 ऑडियंस जुड़ती रहती है, देखती रहती है, हमारे दर्शक हमेशा ज़िंदा रहते हैं, बने रहते हैं उस शो के। तो जब ये शो मिला तो मैं शो को इसलिए नंबर 1 पे रखती हूँ, क्योंकि ये फैक्ट है कि मुझे यहाँ से एक पहचान मिली। यहाँ से मुझे लोगों ने ये कहा, मैंने नहीं माना लेकिन लोगों ने कहा जी कि नहीं, आभा जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो मैंने ले लिया, क्योंकि जब भी आपको पहचाना जाए, जब भी आपको मान मिले, ले लेना चाहिए। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल आप जो है एक उम्दा कलाकार है, क्योंकि आपने हर किरदार को बखूबी अच्छी तरीके से जिया है और वो लोगों ने उसे समझा भी है। या मेरी कोशिश ये रहती है, मैं आपको बताऊं, मेरे पास आज की डेट में अवार्ड्स बहुत कम हैं, ओके लेकिन मैं अपने आप को अपने लिए अवार्ड मानती हूँ। किस तरह कि जो मैं काम करती हूँ मैं वो ईमानदारी से करती हूँ, और मेरे दर्शक जो है वो मुझे वो अवार्ड देते हैं जो आपने अभी कहा। जी तो यही मेरा अवार्ड है कि आप जो काम करती हैं वो लोगों को अच्छा लगता है, दिल के करीब लगता है। अगर मैं आज की डेट में ये उन दिनों की बात ताई जी करती हूँ, जी नेगेटिव रोल है, बट फिर भी लोगों ने उसको प्यार दिया, बहुत प्यार दिया। उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव नहीं है, माना ही नहीं। इस चक्कर में मेरा नुकसान हुआ, क्योंकि मुझे नॉमिनेशन मिला बट लोगों ने माना ही नहीं कि ये नेगेटिव रोल है, ओके। जबकि वो नेगेटिव था। लेकिन उन्होंने उसको एक फैमिली सदस्य की तरह माना, और लोगों ने तुलना की, अरे हमारे घर में भी एक ताई जी ऐसी ही थी, अरे हमारे घर में भी एक, जैसे उसका हुआ ये इस प्यार को क्या नाम के, ये तो हमारी साक्षात बुआ जी है। जी तो वो जो उन्होंने फैमिली में शामिल कर लेते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा और अवार्ड क्या हो सकता है। बिल्कुल। अगर एक अवार्ड मुझे मिल गया और मैं घर बैठ गई, तो वो अवार्ड नहीं हुआ ना, मेरा काम चला गया। जी लेकिन मैं निरंतर काम कर रही हूँ, निरंतर दर्शकों का प्यार मिल रहा है, निरंतर मुझे ये एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि आप हमारी हैं, ये किरदार हमारा है, आप हमारे घर की दादी हैं। तो मुझे एक टाइम बुरा लगता था कि सब आभा परमार को क्यों नहीं पहचानते, उस कैरेक्टर से ही पहचानते हैं। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, यही तो वो प्यार है, यही तो वो प्यार है, यही तो वो अवार्ड है जो मुझे चाहिए। मैं सबकी बुआ हूँ, सबकी ताई जी हूँ, सबकी चाची हूँ, सबकी दादी हूँ, तो अच्छी दादी हूँ, बुरी दादी हूँ। बट अच्छी बात ये हो गई कि अब उन दर्शकों को ये पता है कि ये कलाकार है। और जो मैं पहले कई बार बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ ऐसा होता है कि गंदे रोल करो, ख़राब रोल करो, नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, तो वो कैरेक्टर के हिसाब से रिएक्शन आते हैं। जी बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दर्शक मुझे एज एन आर्टिस्ट जानते हैं, और वो लगातार मेरे शोज़ को फॉलो करते हैं, और मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तो मैं खुश हो जाती हूँ, मेरी मेहनत सफल हो जाती है बस। आभा जी, आपने टीवी सीरियल किया और आप अभी भी कर रही हैं, मूवीज़ भी आपने की हुई हैं, और इन फ्यूचर आपकी और भी प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने सुना है कि आपने एक वेब सीरीज़ जो है चिट्ठी, वो भी की हुई है, लेकिन उसको करने से पहले आपको पहले भी कई सारे वेब सीरीज़ के ऑफ़र जो है वो हुए थे, बट आपने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। तो चिट्ठी वेब सीरीज़ को करने का जब आपके पास प्रपोज़ल आया, तो क्या ऐसा सोचा आपने कि हाँ, ये वेब सीरीज़ मुझे करनी चाहिए? मिताली, पहले मैं थोड़ा सा बताऊं, जी जो मेरा हिच था, जी संकोच जो हो रहा था, जब ये सोशल मीडिया शुरू हुआ, ऐप्स आ गए, और उन पे जब शोज़ शुरू हुए, नेटफ्लिक्स और ये सब शुरू में, तो सेंसर नहीं था। ओके। हम सिनेमा में भी सेंसर का सामना करते थे, तो कहीं ना एक लिमिट होती है, मर्यादा होती है। फिर हम सीरियल करते थे, वो तो है ही आपकी फैमिली के लिए, आपके ड्राइंग रूम में टीवी होता है। बिल्कुल। तो जब वेब सीरीज़ शुरू हुए, इनके ऑफ़र आने शुरू हुए, तो बहुत सारे ऐसे शोज़ थे जिन्होंने, शो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन हम वो बॉलीवुड हॉलीवुड के देख पाते थे, हमने बॉलीवुड में वो नहीं देखा था।
और हमारे दिमाग में एक सेट था कि ये सब मेकिंग हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इतने बोल्ड एक्ट नहीं कर सकते, हम इतना बोल्ड देख नहीं सकते पब्लिक फैमिली के साथ बैठ के। जी। बट जब ये शुरू हुए, ऐप्स आए और OTT प्लेटफॉर्म्स बन गए, तो पहले सबसे ऐसे ऑफ़र जो आ रहे थे कहीं ना कहीं बोल्ड होता था। ओके। मुझे ऐसे लगा कि नहीं, हर आदमी की एक सीमा होती है, मेरी भी एक हद थी। मुझे लगा आई एम नॉट कंफर्टेबल, ओके। मैं शायद नहीं कर पाऊँगी, इतना बोल्ड नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट थे जो एक शो आ रहा था, बड़ा अच्छा था, कहानी बहुत अच्छी थी। एक लोनली लेडी थी, एक लेडी का रोल था जो उसी का ही शो था पूरा, बट बोल्ड था उसकी लाइफ के। उसका हस्बैंड मर गया है और उसको वो दिखाई देता है, 45 की एज में वो विधवा हो जाती है। तो उसकी और उसके हस्बैंड के कुछ सीन्स भी थे ऐसे जहाँ इमोशनल थे। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बट मुझे पता था मैं नहीं कर पाऊँगी, Okay. लिमिट है। तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं ये जो हद है ना, ये नहीं तोड़ पाऊँगी। फिर ऐसे में अचानक मुझे चिट्ठी का ऑफ़र आया। जी। तो चिट्ठी को जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, वो एक लेडी डायरेक्टर है, आकांक्षा सिन्हा, तो उन्होंने बहुत छोटी सी है, मुझे बहुत अच्छे से कन्वे किया और मुझे लगा ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। और मैंने उनसे एक ही सवाल किया, क्वेश्चन था, इसमें कोई एक्सपोज तो नहीं है ना? तो बोले नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पूरे शो में कोई एक्सपोजर नहीं है इस तरीके से। ओके। तो मैंने कहा ओके, मैं करूँगी। तो मैं थी और हमारे यशपाल शर्मा जी थे, मैं पहले उनके संग कर चुकी हूँ काम, तो बहुत कंफर्टेबली हम लोगों ने काम किया। और जो मेरा डर था, जो वहम था मेरा, वो दूर हुआ। तो मुझे लगा नहीं, अब ऑफ़र आएगा तो मैं करूँगी। तो इसी क्रम में वेब सीरीज़ का मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। तो आपने चांदनी बात देखी होगी, जी। मधुर भंडारकर जी की, जी। बहुत अच्छी फिल्म थी। तो मुझे बताया गया कि हरमन बवेजा जी प्रोडक्शन हाउस के साथ में मधुर भंडारकर जी उसका सीक्वेंस वेब सीरीज़ बना रहे हैं, द केज। तो मुझे जब ऑफ़र आया तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगा कि नहीं, वो तो बार का था, कोठा है, तो शायद मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मेरे बच्चों ने मुझे तैयार किया कि मम्मा आप तो एक्ट्रेस हैं, आप थिएटर एक्ट्रेस हैं, और एक्टर वो होता है, वो तो कलर लेता है ना, वो खुद थोड़ी कुछ करता जी। है। तो अगर आप एज एन एक्टर, आप तो दूसरे बच्चों को सिखाती हैं और आप खुद पीछे हट रही हैं। तो थोड़ी सी मुझे हिम्मत आई, कहा ओके मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने लुक टेस्ट तो किया और मैंने उस पर 2 मोटी मोटी गालियाँ, ओके। मैंने गालियाँ बकी, क्योंकि जनरली हम लोग को आदत होती है, आसपास गालियाँ सुनते हैं और हमारा रिएक्शन होता है कि मतलब कैसा बंदा है ये। जी। और मैं खुद गाली बकूँगी, तो मैं मेंटली तैयार नहीं हो पा रही थी। वो 2 गाली बक के मैं 4-5 दिन सबको बताती रही, यार मैंने 2 गालियाँ बकी हैं, मैंने 2 गालियाँ बकी हैं। ऐसे में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे वहाँ से आया कि आप सेलेक्ट हैं। तो मैंने कहा एक मिनट, मुझे ये पूछना है कि कोई ऐसा सीन तो नहीं होगा जो मेरे लिए ऑकवर्ड हो। तो उन्होंने कहा नहीं मैम, ऐसे तो आप एल्डर हैं, कोठे की मालकिन हैं, तो नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है थोड़ा बहुत। ओके। तो मैंने कहा मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने कहा हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहती। तो मैं शांत हो गई। उसके बाद में गैप 4-5 महीने चले गए एंड सडनली फिर से कॉल आया बवेजा प्रोडक्शन से कि मैम आपने वो लुक टेस्ट किया था और अब उसी रोल को हम आगे आपके साथ बढ़ा रहे हैं, आपकी डेट्स वगैरह हमें चाहिए। तो मैं कहा 1 मिनट, लेकिन मैंने मना किया था, मैं वो नहीं कर पाऊँगी, आप सीन वीन करने वाले थे। नहीं मैम, सीन कुछ नहीं करेंगे हम लोग, आपका बस लैंग्वेज होगा, बस ओके। थोड़ा सा लैंग्वेज। तो वो मैंने अंडरस्टैंड किया कि भाई वो कैरेक्टर ही ऐसा है, वो उसी तरह से ही बात करेगा जी। वो तमीज़ से बात नहीं करेगा, वैसे ही बोलना Accept पड़ेगा। किया। फिर डेट वगैरह डिस्कस हो गई और हम लोगों ने काम शुरू किया। फिर मुझे पता लगा जैकी श्रॉफ है, मीता वशिष्ठ की भी फ्रेंड है, मीता वशिष्ठ जी भी थी, सिकंदर खेर, उस मतलब उनको भी छोटे से मैं जानती हूँ। तो बाकी सब बहुत कंफर्टेबल था। मैंने कहा मधुर जी कर रहे हैं, बोले नहीं मधुर जी नहीं कर रहे हैं। कौन कर रहा है? बोले रवि यादव जी। ओके। ऐसे हो गई, मैंने कहा रवि यादव जी कर रहे हैं? बोले हाँ। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, रवि यादव जी 7 नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर हैं। ओके। मराठी में उन्होंने बहुत जी। अच्छा द न्यूड, वेरी क्लासी फिल्म बनाई उन्होंने। नटरंग, वो गाना जो नटरंग। बहुत फेमस है, अप्सरा आले, yes, या। वो सब उनकी फिल्मों का है। फिर बाल गंधर्व जी। मतलब माइंड ब्लोइंग सिनेमा उनका।
तो मैं हमेशा सोचती थी, मैं मराठी सिनेमा देखती हूँ जाकर कभी और बहुत अच्छा काम हो रहा है मराठी में जी। तो जैसे ही रवि यादव जी का नाम सुना तो मैंने कहा मैं करूँगी, एनी हाउ मुझे वेब सीरीज़ करना है। एंड रियली ये डिसीजन मेरा इतना अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जब मैंने वेब सीरीज़ में काम किया मैंने स्लैंग लैंग्वेज बोली, मैंने धर्राटे से गालियाँ बकी हैं, मैं पूरा उस जोनर में थी। और जब मैं बक रही थी तो मुझे तब समझ में आया कि आप बाहर बैठे होते ना तो आपको गाली लगती है, पर जो व्यक्ति उस माहौल में है और उस मूड में है उसके मुंह से गालियाँ यूँ निकलती हैं, वो उसका एक्सप्रेशन है जी, वो उसकी लाइफ है। मुझे तोता दिया गया था, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो तोता रोज़ मेरे पास बैठा रहता है। ये थोड़ी कोल्ड ब्लडेड लेडी है, सीधा मतलब मारने का ही बोलती कि ओके, मतलब बड़ा मेहनत नहीं करना। तो ये माँ बहन भाई जो इतनी गालियाँ हो सकती थी वो सब गालियाँ बकती थी मैं, और मोटी वाली। तो ये तोता बेचारा रोज़ सुनता था। आई थिंक लास्ट डे या उससे एक दिन पहले की शूट थी और ऐसा कुछ सीन था कि सन्नाटा, एक्शन के बाद सन्नाटा होना, क्योंकि सीन का मूड वही है। तो उन्होंने एक्शन बोला, सन्नाटा था, तो उस तोते ने बोला एवरीबॉडी कट। तोते ने गाली बकी। तो मैंने कहा तोता तो होता ही है, सिखा रहे हम 8-9 दिन से लगातार हम गालियाँ बक रहे हैं मोटी, तो वो कैसे नहीं सीखेगा जी। तो मुझे पहली बात यहाँ से शुरू हुई थी कि वेब सीरीज़ में जो मेरी झिझक थी वो दूर हुई और मैंने जैकी दादा के साथ काम किया, जो मेरे यंग एज के फेवरेट हीरो थे। तो वो उनके साथ बहुत अच्छा, जैसे मैं याद करती हूँ कि अमिताभ बच्चन जी, तो मुझे जैकी दादा के साथ काम करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ऐसे कहते थे वो बहुत डाउन टू अर्थ है। मैंने पहले भी एक सैलाब करके पिक्चर की थी, उसमें जैकी दादा हीरो थे, पर मेरा बैड लक तभी मुझे पता लगा, मैंने हार्डली 2 सीन शूट किए होंगे एंड सडनली मुझे पता लगा मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओके। और मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मुझे वो फिल्म बीच में ही छोड़नी पड़ी। ओके। तो मुझे तब से लगता था कि नहीं, जैकी दादा के साथ काम करना है। तो ये मेरा सपना यहाँ पूरा हुआ वेब सीरीज़ में, और अब मेरा वो डर निकल गया है। अब बहुत सारे वेब सीरीज़ के ऑफ़र आ रहे हैं और मैं खाली इतना ध्यान रख रही हूँ कि ये वो मंच है। देखिए, सीरियल में काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा गणित में काम करना पड़ता है जी, बट OTT पे वो एक फ़ायदा है, एज एन एक्टर आपको खुल के खेलने का मंच मिलता है। या आप सच में अगर अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपकी जगह बनती है, और इसका उदाहरण है बहुत सारे लोग स्थापित हुए जी, है ना। तो वो रहा, और अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अच्छे सब्जेक्ट्स, अच्छी स्टोरीज़ जो मुझे सूट करे, जिसमें मैं अच्छे से कर पाऊँ, हम उनको सुन भी रहे हैं और उनको लेने के लिए भी तैयार हैं। जी बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह के और आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आभा जी को देखेंगे, चाहे वो वेब सीरीज़ हो या टीवी सीरियल हो। अच्छा, जैसे एज एन आर्टिस्ट, ये तो खैर आपकी खुद की बात हो गई कि हाँ, जब आप एक्ट करते हैं जनता आपको देखती है, लेकिन जब आप मान लीजिए अपने आप को नहीं लेकिन किसी और को देखते हैं, अगर मैं जैसे बात करूँ सीधे शब्दों में कि आपका फेवरेट सीरियल जो है वो आप कौन सा देखना पसंद करते हैं? ये सवाल का जवाब मैं चर्चा भी करती हूँ। मुझे ये जो फेवरेट है ना, मुझे लगता है एक नहीं होता। मैं उस तरह की फ़ैन हूँ जी, कि अगर मैं किसी को लाइक करती हूँ तो उसके काम की वजह से लाइक करती हूँ। वो उसका काम अगर इस वाली फिल्म में अच्छा है तो मैं इसमें भी उसकी फ़ैन हूँ, और दूसरे वाले फिल्म में अच्छा है तो वहाँ भी। तो मैं आर्टिस्ट को फॉलो करती हूँ। ओके। ये आर्टिस्ट की फ़ैन हूँ मैं कैरेक्टर की फ़ैन नहीं हो पाती, एक शो की फ़ैन नहीं हो पाती, क्योंकि मेरी नज़र में एक नहीं है। मैं ब्लैक एंड वाइट से यहाँ तक देखती हूँ जी। तो मुझे लगता है हर अच्छा काम जो है मैं उसकी फ़ैन हूँ। तो बहुत सारे कलाकार हैं, सब बाकी के दर्शक लोग भी जिस तरह प्यार करते हैं। मैंने बच्चन साहब जी का नाम लिया, शशि कपूर जी मेरे फेवरेट हीरो हुआ करते थे। मेरे बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, आपके हम कभी कहते आपके भी फेवरेट थे भाई, आपका भी हीरो कोई था, तो मैं उनको हीरो मानती थी। मेरा जैकी श्रॉफ दादा हैं, और बाकी हमारे थिएटर से पीयूष मिश्रा तो इस शहर से ही हैं जी, हम दोस्त भी हैं और को आर्टिस्ट भी हैं। हम एक इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे आर्टिस्ट मेरे ग्वालियर से आते हैं। और नसीर भाई हैं, ओमप्रीत जी थे, शबाना जी के साथ तो मैं आज़ादू में काम किया है, स्मिता पाटिल जी, मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। मुझे हमेशा अफसोस रहा, क्योंकि हम इंडस्ट्री में गए हैं 85 में, उसके
कुछ सालों में वो चली गई, बस मुलाकात हुई है उनसे, पर मैं उनके साथ काम नहीं कर पाई। तो मेरे जो आपने सवाल किया कि आपका फेवरेट कौन है, जी, तो मेरा फेवरेट, मेरा थोड़े से पेट नहीं भरता, मेरा बहुत बड़ा है बहुत फेवरेट, फ्रेम बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा फ्रेम है। तो आबा जी, ये तो हमने बात की आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि किस तरह आप टीवी में आए, किस तरह आपने फिल्मों में काम किया, और अभी आपने वेब सीरीज़ भी की है और आगे भी आबा जी कई इस तरह के प्रोजेक्ट करने वाली हैं। अब हम बात करते हैं आपके ही होम टाउन और जिस शहर में हम बैठे हैं, ग्वालियर की। तो आप मुंबई में जब अभी आप रहते हैं, तो ग्वालियर का ऐसा क्या है जो आप मिस करते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो या घूमने को लेकर हो, या फिर आपकी कोई एक ऐसी याद हो जो आपको मुंबई में रह के याद आती है? जी, हमारा ग्वालियर है ये मिस करते हैं। हम यहाँ पैदा नहीं हुए, लेकिन हम यहाँ बड़े हुए, यहाँ की मिट्टी की सुगंध लेके हम वहाँ तक गए हैं। तो जो आज अब दर्शक बोलते हैं ना कि आप बहुत अपनी लगती हैं, जी, बिकॉज आई एम ग्वालियर वाली, मैं Okay. ग्वालियर वाली। ग्वालियर के लोगों की एक खासियत है कि बस में भी बैठते हैं बगल में तो पहचान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिश्ते बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी फैमिली में बहुत सारे रिश्ते हैं जो इस शहर के उन लोगों से बने हैं जिनका हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन हम रिश्तेदार हैं। ये ग्वालियर की खासियत है। जी, जी। हमाओ है, जी, क्या बिल्कुल। है, अपने वालों से बात नहीं कर सकते का मतलब, वो जो उनकी जो आर्ग्यूमेंट है वो यहाँ से है, दिल से। यहाँ से नहीं है। वो आपको लग सकता है बॉम्बे जाके, शायद मैं कभी जब बाद में 40 साल हो गए मुझे यहाँ से निकल के, तो लेकिन स्कूल तो मेरा यही, जी, कॉलेज तो मेरा यही, मेरे माँ बाप तो यही, मेरे दोस्त जो शुरुआती दोस्त जो पहले कहते मेरे लंगोटिया यार, वो तो यही। तो ग्वालियर तो वो है जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग ग्वालियर से प्यार करते हैं, वो समझ पाएंगे कि मेरा प्यार भी वही है। जब मैं यहाँ आती हूँ तो आते ही पूरे मोहल्ले में एक टाइम में ही चर्चा हो जाती थी। मुझे प्यार से घर में गुड्डी बुलाते हैं कि गुड्डी आई है, तो गुड्डी को कड़ी बहुत पसंद है, गुड्डी को मठी के आलू बहुत पसंद है। तो मैं सबके यहाँ जाके खा नहीं सकती थी, टाइम कम होता था, तो मेरी टेबल पे कम से कम 7 या 8 कटोरियाँ होती थी जो यहाँ से आई हैं। ओके। और उनको वो जो एक्साइटमेंट है कि खाना मुझे है, बट खिलाने का एक्साइटमेंट उनको है, क्योंकि है वो प्यार है, कड़ी वो है, ऐसा वो प्यार है, वो आलू का मठी के आलू नहीं, उसमें बहुत कुछ है। अपनी ज़मीन, अपनी मिट्टी की खुशबू है, वो कैसे भूल जाएंगे। जी, मैं आज भी ग्वालियर में आती हूँ, मेरा लालच रहता है कि किसी के घर ऐसी शादी हो जहाँ पंगत हो। आई रियली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं गप नहीं मार रही हूँ, मेरे सच में मेरी ख्वाहिश में रहती कि मुझे एक पंगत, बट अफसोस लोगों ने अब वो टेबल कुर्सी पे ही बैठ के खाना शुरू कर दिया है, तो मैं वो मिस करती हूँ। नहीं, ऐसे अगर आप जैसे इसकी बात कर रहे हैं, पंगत की जहाँ बात आई है, तो हमारे ग्वालियर वाले जो है ना, वो उन भंडारों के बड़े शौकीन हैं, उनको भंडारा बहुत पसंद है। एग्जैक्टली, मैं भंडारे में जाती हूँ, मैं वही कह रही हूँ ओके, कि जब वो पंगत नहीं मिलती तो जब कहीं मिले, उसमें ज़्यादा नहीं जा सकते जी, क्योंकि थोड़ा भीड़ होती है। और अब जब से कोरोना आ गया तब से तो तब बहुत से तो और बंदिश है, ज़्यादा तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ता है। बट सच में अभी मैं ओरछा गई थी, राम महोत्सव चल रहा था राजा बुंदेला सुष्मिता मुखर्जी के सौजन्य से, तो वहाँ भंडारा ही था। तो मुझसे पूछा गया कि आप होटल में खाना खाएंगे, मैंने कहा नहीं, मैं यहीं खाऊंगी। ओके, तो वो टेस्ट नहीं आ सकता ना। जी। जो मैंने अभी कहा कि ग्वालियर बॉम्बे जब जाती हूँ, बहुत सारे दोस्त बने हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हम इंडस्ट्री को एक फैमिली मानते थे, बड़ी फैमिली का मैं हिस्सा बनी हूँ, तो लोग हैं। पर जो यहाँ है काय, वो काय वहाँ नहीं होता है, हमारे लोग यहाँ नहीं होता है, वो ग्वालियर नहीं होता है। वहाँ ग्वालियर बोलते हैं जी, ये लोग, ग्वालियर बोलते हैं, जी, तो ग्वालियर मिस करते हैं हमेशा। तो मैं कह सकती हूँ जो ग्वालियर के लोग हैं, मैं आपको सबको बहुत मिस करती हूँ, इसलिए मैं बार बार आती हूँ ग्वालियर, बार बार लोगों से कनेक्ट करती हूँ। मुझे बच्चे मिलते हैं, उनको फिल्मों में जाना है, थिएटर करना है, एक्टर बनना है। मैं उन सब से कहती हूँ कि बॉम्बे जाओगे ना, भीड़ में शामिल हो जाओगे, कुछ ऐसा करो, अपने शहर में करो ऐसा कि वो जो कहानी आप बोल रहे हो, जो हुनर आप दिखा रहे हो, वो यहाँ से वहाँ पहुँचे। और अब ये बहुत पॉसिबल है चीज़ें। अब जब से हम जो बात कर रहे थे कि OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो इनसे ये चीज़ बढ़ गई। अब कहीं भी हिंदुस्तान में पहले से बॉम्बे में शूट होता था, अब फिल्में
झांसी में शूट हो रही है, ग्वालियर में शूट हो रही है, भोपाल अड्डा बन गया है, हर प्रांत में शूट हो रही है। तो जिस प्रांत का युवा जहाँ है, मुझे लगता है वहाँ ट्राई करो, ये कंट्रीब्यूशन यहाँ दो, कोशिश करो कि हम यहाँ एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर सकें। ये बड़ी बात है, लेकिन कोशिश करने से तो हिमालय भी चढ़ जाते हैं, तो कोशिश तो करें। आप पहले यहाँ नाम कमाइए, यहाँ हुनर को दिखाइए, यहाँ बहुत ज़रूरत है। जब हम छोटे थे तो यहाँ बहुत थिएटर, अच्छा थिएटर होता था, और अब मैं पूछती हूँ हर बार आके कि कहीं थिएटर हो रहा है, नहीं मालूम पड़ता मुझे। ये तानसेन की नगरी, मुझे याद है बचपन में हम कॉलेज से रज़ाइयाँ लेके तानसेन समारोह में रात रात भर बैठ के सुनते थे, और जो हम बोले प्रकांड जो कलाकार हैं हम उनको आमने सामने बैठ के सुनते थे। परवीन सुल्ताना और जो भी बड़े, मैं अभी नाम मिस कर रही हूँ फ्लो में क्योंकि एक अलग बात है, तो सबको सामने सुनते थे। अब मैं सबको बताती हूँ कि इनके साथ तो मैंने सामने सुना है जी। आप यहाँ वहाँ देख रहे हैं, तो ये सब यहाँ हुआ था और अब वो मिसिंग है। लास्ट टू लास्ट मुझे याद है, मैंने तानसेन समारोह में एक दिन मैं गई थी चुपचाप से देखने के लिए, तो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट मैंने मिस किया। युवाओं में जोश नहीं है। अब आप जो वेस्टर्न संस्कृति की तरफ चले गए हैं, आप लोग अपनी पहचान, अपनी जगह, अपना घर भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को मत भूलिए। इस शहर की पहचान है, ग्वालियर की पहचान है तानसेन समारोह या जो भी समारोह यहाँ होते हैं, जो भी प्रोग्राम यहाँ होते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आप अपनी धुरी को पहचानोगे, धुरी को मजबूत करोगे, तो उसकी शाखाएं पूरी दुनिया में जाएंगी। वो जो पेड़ खड़ा होगा आपको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। आप पहले अपने शहर में करें। तो मैं सारे युवाओं से हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि प्लीज़ भागिए मत, यहीं रहिए और अपनी पहचान बनाइए। बॉम्बे ऑलरेडी ओवरलोडेड है, नहीं मिलता है काम वहाँ पर। आप यहाँ कुछ करेंगे तो शायद वहाँ के लोग आके आपको उठा के लेके जाएंगे जी। और ये आसान है। और मैं हमेशा जब शहर में आती हूँ, ऐसे बहुत सारे दोस्त जो युवा हैं आके सलाह लेते हैं, मैं उन्हें सलाह देती हूँ रंगमंच सबसे पहले करिए। यहाँ का रंगमंच बहुत अच्छा रंगमंच था जो अब नहीं है। जी, तो ये मुझे लगता है कि आभा जी का जो मैसेज है ये युवाओं को कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग आभा जी की बातों को मानेंगे, स्पेशली जो यूथ है ग्वालियर का। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी बात समझें। आप इन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको, और क्योंकि इंटरव्यू में एक टाइम लिमिट होती है, हम उस किस्म की बातें ज़्यादा नहीं कर सकते। आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं इन लोगों के थ्रू, मैं बिल्कुल बात का जवाब दूँगी कि किस तरह से। इसमें एक चीज़ और भी आप कर सकते हो कि जैसे आपने बोल रहे हो कि ग्वालियर में रहकर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्वालियर की टीम ने भी इनिशिएट किया करने का, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, रिव्यूज़ कर रहे हैं, सिटी कॉन्सेप्ट्स को कर रहे हैं, तो इस तरह का चीज़ थोड़ा सा हमारा। मेरा कहने का मतलब वही है कि यहाँ जो काम हो रहा है उसमें आप आसानी से और कंफर्टेबली काम कर सकते हैं। सिर्फ जानकारी की बात है, जैसे यहाँ भी आप लोग भी कर रहे हैं काम, यहाँ वेब सीरीज़ बन रही है, यहाँ शॉर्ट फिल्म बन रही है, यहाँ भी काम चल रहा है, क्रिएटिव काम। तो मुझे लगता है कि उस भीड़ में शामिल होने से अच्छा है यहाँ आप अपनी स्पेशलिटी उन लोगों को जाके दिखा सकते हैं, अपना हुनर जता सकते हैं, सहयोग करें। क्योंकि देखिए, एक और एक मिलके दो होते हैं, दो और दो मिलके चार होते हैं। आप नए मेकर्स को, नई चीज़ों को, नए सब्जेक्ट्स को, और वो अच्छे होते हैं। मैं एक बात बताऊं, एक मेरी फ्रेंड है, उनकी बेटी ने एक फिल्म बनाई नटखट जी। विद्या बालन जी को जब पता लगा, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि पूरी टीम न्यू है, नए बच्चे हैं, और सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, एक छोटा बच्चा, वो इधर के ही मध्य प्रदेश से ही उसको सेलेक्ट किया गया है। वो फिल्म आप देख लीजिए, यूट्यूब पे है नटखट। ऐसी फिल्में आप बोलोगे कि कौन कहेगा कि ये नए लोगों ने बनाई है, कि नए बच्चों ने काम किया है। तो नए बच्चे बहुत जागरूक हैं, जोशीले हैं, तो हम उनका हाथ पकड़े। आप लोग भी नए हैं, यूथ है, तो आप यहाँ से शुरुआत करिए। ये लोग भी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा पता लगा है, तो आप इन लोगों के साथ सहयोग करें और इनके साथ काम करें, अपना अनुभव बढ़ाएं, अपने एक्सपीरियंस को आगे ले जाएं। फिर देखेंगे आगे की बात। आगे आप कहाँ जाते हैं तो आपको पता लग जाएगा।
जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आबा जी ने, और उम्मीद करते हैं कि ग्वालियर के जो यूथ हैं, स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं, वो ज़रूर आबा जी की बात को सुनेंगे और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच आबा जी, हमें अपना वक्त देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए, और जो आपने मैसेज यूथ को दिया और जो जर्नी हमारे साथ शेयर की है वो बहुत ही उम्दा और प्रेरणादायक रही है। लेकिन अंत में जाने से पहले मुझे एक बात ज़रूर पहले पता चली है कि आप जो है वो गाती भी हैं, और चूँकि आप तानसेन की नगरी से हैं तो कुछ अपने शब्दों में और कुछ अपनी आवाज़ में जो है वो ग्वालियर वासियों को सुनाते जाइए। ओ भैया, इनसे कौन जीत पाएगा हैं। और हम गाएंगे तानसेन के वहाँ बैठ के, तो मैंने वो रसास्वादन लिया है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे गाना बहुत अच्छा आता है, ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलो, लोग मारेंगे पर कोई anyway, बोला मैं मस्ती में गाती हूँ जब मेरे दोस्त बैठते हैं। चूँकि मैं थिएटर से हूँ, मेरे गुरुजी जो थे बीबी कारण जी प्रकांड पंडित थे, पद्मश्री थे, संगीत उनकी खासियत था, उनकी आत्मा, उनको पहचाना जाता है उनके संगीत की वजह से। तो मैं एक गाना ऐसे ही गुनगुना देती जी बिल्कुल बिल्कुल। एक प्ले था हाय वदन, गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ, उसको कारण जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। बहुत पॉपुलर शो था जब मैं रंगमंडल के ज़माने में थी। आप लोग बोर मत होना, फिल्मी गाने आप लोग सुनते हैं, मैं एक थिएटर का गाना गाती हूँ, छोट 4 लाइन। आयो रे आयो सवार, अलबेला माँ का सवार, पगिया में हीरे की कलगी, पे मोती का हार, आयो रे आयो सवार। ठाड़ी ठाड़ी रे पुलिस जंडेल लंगुरिया, ऊंची सी हवेली डाको पड़ गयो, ठाड़ी ठाड़ी रे पुलिस जंडेल लंगुरिया, ऊंची सी हवेली डाको पड़ गयो। ये तो आपका ही है, ये मुझे याद है, इतना ही याद है। लंगुरिया, लंगुरिया देखिए आपकी पहचान है। मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान में राजस्थानी म्यूज़िक को पहचाना जाता है, पंजाबी म्यूज़िक को पहचाना जाता है, हर प्रांत का अपना म्यूज़िक है, हम उस म्यूज़िक को नहीं संभाल पाते। प्लीज़, लंगुरिया बहुत अच्छा स्टाइल है, और यूथ से निवेदन है कि प्लीज़ आप, ये बहुत मस्ती वाला संगीत है, इसको गाइए, इसको बचाइए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज आभा जी का हमारे शहर के लोगों के लिए और हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच आभा जी। जाने की जिद ना करो, बिल्कुल, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। फिर आऊँगी लौट के इनके साथी। बिल्कुल बिल्कुल, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे आभा जी से, और इस इंटरव्यू में आपको जो भी पसंद आया हो हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा ग्वालियर इम्पैक्ट का शो कैंडिड टॉक। मैं मिताली आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू, बाय बाय।